कमीशन होते ही लाइफ एकदम 180 डिग्री टर्न हो जाती है। सैलरी आती है, पोस्टिंग्स के साथ लोकेशंस बदलते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है और इसी एक्साइटमेंट में हम अक्सर एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। हम पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, पर पैसा बचाना और बढ़ाना नहीं। हमें देश की रक्षा के लिए तो ट्रेनिंग ने तैयार कर ही दिया, पर हमें अपने फ्यूचर की रक्षा के लिए कौन तैयार करे? आज हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल ट्रैप्स की जिसमें यंग ऑफिसर्स बहुत जल्दी फंस जाते हैं, और उन स्मार्ट हैबिट्स की भी जो आपको बना सकती हैं फौज का असली वेल्थ वॉरियर। वेलकम टू टिप्सी टॉक्स, जहां हम प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर्स को भी। ये एपिसोड उन सभी यंग प्रोफेशनल्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और रिटायर्ड वेटरन्स को जो चाहे किसी भी फील्ड में हो, मिलिट्री या कॉर्पोरेट, उनके लिए है, और उनकी सारी पर्सनल फाइनेंस जिज्ञासाओं को एड्रेस करने के लिए। तो इस एपिसोड में अगर आप ये देखें कि दो फौजी बात करते हुए सिर्फ ऑफिसर्स या फौज या आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये हम सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल। तो इस वेल्थ वॉर में हमारे साथ हैं एक ऐसे वेटरन जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म में ही नहीं, फाइनेंस की दुनिया में भी अपना सिक्का जमाया। एक एक्सपीरियंस आर्मी ऑफिसर और अब एक हाईली रिस्पेक्टेड फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट को। प्लीज वेलकम माय पोस्टमेट फ्रॉम एनडीए, कर्नल पंकज कुमार, रिटायर्ड, फाउंडर एंड एमडी ऑफ साइन वेव इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, ये हमारी नई प्लेलिस्ट मनी टॉक्स का पहला एपिसोड है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि इस पहले एपिसोड को चलाने के लिए मेरे एनडीए के कोर्समेट कर्नल पंकज कुमार, जो कि दिग्गज हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में और फाउंडर और एमडी हैं साइन वेव इन्वेस्टमेंट्स के, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का हमें मौका दिया है। सो वेलकम कर्नल पंकज टू मनी टॉक्स ऑन टिप्सी टॉक्स। Good evening to your viewers. Thanks a lot. Okay, Pankaj, we will hit the track running. Pankaj, बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद फाइनेंस में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी देखूं तो आपने शुरू से ही इसमें एक्टिवली काम किया, बहुत कुछ सीखा, और अब उस सीख से आप हजारों यंग ऑफिसर्स को गाइड कर रहे हैं। तो हमें यह बताएं कि ये जर्नी कहां से शुरू हुई, आखिर एक फौजी और फाइनेंस का कैसे कनेक्शन बना? देखो, फाइनेंस का कनेक्शन तो फौजीज का भी है, फार्मर्स का भी है। नॉर्मली वी फौजीज वी आर सो मच इन्वॉल्व इन आवर वर्क डे टू डे। हम अपने पीस एरिया, फील्ड एरिया, कभी फ्लड रिलीफ, एवरी टाइम वी आर बिजी इन आवर कंप्लीट करियर। वी टेंड टू नेग्लेक्ट आवर ओन पर्सनल फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, एंड सडनली द 30 years goes, एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी फील कि हमने पूरा किया नहीं जो हमें करना चाहिए था। सो फाइनेंस की जर्नी एक्चुअली पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। आज के दिन आपको शायद ध्यान ना हो, एक ऑफिसर कैडेट को 90,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। आउटस्टैंडिंग। सो फाइनेंस की जर्नी एक्चुअली वहीं से शुरू हो जानी चाहिए हम सभी की, एंड स्पेशली ऑन कमीशन। तो आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई? आपका कब इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, और ये साइन वेव इन्वेस्टमेंट्स कहां से पैदा हुआ? ओके, सो 2008 जुलाई में आई लेफ्ट दिस सर्विस, एंड देन आई डिड अ कोर्स फ्रॉम IIM लखनऊ and worked in a private company for 1.5 years. Okay. So after 2.5 years, I thought I'll start something of my own. मुझे इन्वेस्टमेंट में काफी इंटरेस्ट था शुरू से। Okay. So वहां से जर्नी शुरू हुई, और स्पेशली मेरे दोनों लड़कों ने फौज ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। Okay. So then I thought कि अगर ये भी फौजी बन जाएंगे तो अपने काम में बिजी रहेंगे, Okay. और इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी सफर करेगी। सो लेट मी बी द गाइड फॉर देम एज वेल एज फॉर ऑल यंग ऑफिसर्स हु कम इन कांटेक्ट विद मी। तो 2011-12 से ये जर्नी सीरियसली शुरू हो गई। शुरू हो गया। एक्सलेंट पंकज, और जितना मुझे पता है आपके बारे में, और जितना हमारे ग्रुप्स में लोग बात करते हैं आपके बारे में,
आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं हम सब के लिए। और आज का ये एपिसोड हर फौजी के लिए, चाहे वो अपना करियर शुरू कर रहा हो या बीच में हो या हमारे जैसे रिटायरमेंट की कगार पे हो या रिटायर हो चुका हो, सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं एक यंग ऑफिसर से पहले। जब एक यंग ऑफिसर की, जैसे आपने बताया, स्टाइपेंड जब उसकी पहली सैलरी आती है तो उसको लगता है कि गुरु उसने तो मतलब दुनिया जीत ली और सब सेट है। बट धीरे 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 कुछ इनविजिबल एनिमीज हैं जो आपके जो आप पढ़ाते हैं लोगों को, उनमें से मैंने निकाला कि वो एनिमीज जो उसके पगार आती है उसको धीरे धीरे साइलेंटली खोखला कर देते हैं। तो ये कौन से एनिमीज हैं, इसके बारे में हमें बताइए। देखो, जब सैलरी आती है, दैट इज द फर्स्ट टाइम अ यंग ऑफिसर सी सो मच मनी, हिज मनी, तो वो काफी स्प्लर्ज करने लगता है। काफी जरूरत की चीजें और काफी वो चीजें जो उसको उस समय जरूरत नहीं हो, उसको भी टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड और वॉट एवर पीयर प्रेशर, वो शुरू हो जाता है। और इस पूरे दौरान एक बहुत बड़ा एनिमी हमारे वेल्थ का है, दैट इज इन्फ्लेशन। ओके। अगर वो शुरू से इसके अपने फैक्टर नहीं करेगा इन्फ्लेशन का, तो आगे चल के उसकी परचेजिंग पावर, उसका वेल्थ उस लाइक नहीं होगा ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके 20 इयर्स 30 इयर्स डाउन द लाइन। राइट, राइट, राइट। सो इसके बारे में हम आगे इस एपिसोड में आगे आपसे और जानेंगे, इन्फ्लेशन और उसको बीट करने के तरीके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पंकज, जो आपने कहा स्प्लर्जिंग, दूसरे कुछ ऐसे सीरियस टाइप होते हैं जो मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी की एडवाइस गाइडेंस लिए सीधा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हैं। सो बिना अंडरस्टैंडिंग के फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना नुकसानदायक और कितना रिस्की हो सकता है। हाँ, यस, इट इज लाइक आप कोई लड़ाई में जा रहे हो और आपने पूरी चीज सीखी नहीं है, हर स्टेप पे कैसे क्या करना है आपने ध्यान नहीं दिया है। इन्वेस्टमेंट करना तो शुरू कर सकते हैं हर आदमी अपना थोड़ा जी, बहुत जी। पढ़ के, यूट्यूब वेयर काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन प्रॉपर हैंड होल्डिंग होती है, जो कोई आपको रिव्यू करके बताए कि कहाँ कमी रह रही है या कहाँ आप ज्यादा लगा रहे हैं, कहाँ आप टाइम को चेंज करने का आ गया कि भाई अब आप रिस्क को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा घटाइए, और पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट, पर्सनल आपके लाइफ में शादी हो गई तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, तो यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस हु कैन टेल यू कि अभी आपको किस समय किस जगह होना चाहिए, सो दैट आपको सही रिटर्न आपके फाइनेंशियल मिशन को पूरा करने के लिए मिल सके। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं कि आज के इस एपिसोड के बाद जो भी हमारे यंग ऑफिसर्स देख रहे हैं, शायद उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस इससे मिलेगी और थोड़े से उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी। और ऑफ कोर्स आपकी कॉन्टैक्ट्स में डिटेल्स उनके शेयर करूंगा उनके साथ में, ताकि वो आपसे रूबरू होकर आपसे और गाइडेंस ले सकें। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके मुताबिक जो आप सब लोगों को बताते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए फाइनेंशियल आर्सेनल, जिसकी 3 डिफेंसिव लेयर्स होती हैं। आपके खुद के शब्दों में, एक सेविंग्स, एक इंश्योरेंस और एक इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर सेविंग्स और इंश्योरेंस शील्ड हैं, तो इन्वेस्टमेंट कौन सा वेपन हुआ? देखो, इन्वेस्टमेंट वो वेपन हुआ जो आपको यू कैन से लॉन्ग रेंज, आगे फ्यूचर के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करेगा और एनहांस करेगा। जब वो आपके लिए जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है, जब आपका पैसा आपके लिए पूरी तरह काम करने लगा है, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेविंग्स इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। इंश्योरेंस इज फॉर कवरिंग योर रिस्क, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच विल एनहांस योर लाइफस्टाइल। आगे चल के जो अपना आपका पैसा खुद मल्टीप्लाई करना लगे, जो अभी हमारे आगे स्लाइड्स और चार्ट्स में आएंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ओके, सो सबसे पहले क्या बिल्ड करना चाहिए? फोर्ट्रेस जिसे आप कहते हैं, इमरजेंसी फंड, या फायर पावर जो आप इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, दोनों में से पहले सबसे पहले क्या इख्तियार करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो ऑफकोर्स हमारे पास थोड़ी सी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। जी। और हमारे इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हमको देखना चाहिए, हमारे कितनी रिक्वायरमेंट है। 2 to 3 मंथ्स के भी पैसे अगर हमारे पास हैं तो इट विल मीट आवर इमरजेंसी फंड। ओके। एंड आगे चल के मैं बताऊंगा हाउ टू यूज इन अ डिसिप्लिन में क्रेडिट कार्ड, तो वो भी हमारे इमरजेंसी फंड को काफी हद तक केटर करता है। सो 2-3 महीने के बाद से हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो जानी चाहिए। शुरू हो जाती है, बिल्कुल। एंड पंकज, आई एम श्योर आप आगे जाके हमें जो एक थिन लाइन डिफरेंस है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में, वो भी आप हम ऑडियंस को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे।
खासतौर पर यंगस्टर्स को, बिकॉज मेनी ऑफ अस मिस्टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू. सेविंग्स क्या होती है और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, इसके बारे में शायद अभी आप हमें बता सकते हैं. करेक्ट. देखो, सेविंग्स क्या होती है जब हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी शॉर्ट टर्म हो गई है. सपोज एक यंग ऑफिसर को एक मोटरसाइकिल खरीदना है, तो या से रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो वो हर महीने 5,000 रुपीज बचा सकता है और 6 महीने के बाद वो खरीद सकता है. दिस इज सेविंग. बट इफ अ यंग ऑफिसर वांट्स टू बाय अ हाउस, और जब यंग ऑफिसर या जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब बच्चे की पढ़ाई विच इज से 15 years hence, and you may require big money, so investment is meant for all those missions. Okay, long term missions. All right, long term objectives as we call it, the mission. Correct. Right. Okay, तो अभी हम चलते हैं आपका अगले एस्पेक्ट की तरफ, जिसे आप कहते हैं मिशन बेस्ड इन्वेस्टिंग. सो आपका ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट विदाउट अ गोल इज लाइक परस्यूइंग अ मिशन विदाउट एन एम. और क्या हर इन्वेस्टमेंट को एक मिशन के जैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, और मिशन के साथ कैसे लिंक करना चाहिए? कोई इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं हमें? यस. अभी जैसे मैं बताता हूँ, अभी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वो अपनी जर्नी अच्छे से शुरू करते हैं जी, बट थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें कोई अपने मिशन से हटके उनको कोई से मकान पसंद आ गया, या प्लॉट पसंद आ गया, या एक और गाड़ी लेने की बात हो गई. तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को मिशन बेस्ड करते हैं तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. नॉर्मली वी गेट इमोशनली बाउंडेड. अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो हम कभी उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे. कोई हम अपने ओल्ड एज के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो हम कभी उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इसलिए मुझे लगता है कि मिशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा होता है. हम उसको फिर डिस्टर्ब नहीं करते. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो यंग ऑफिसर्स के लिए और या फिर यंग प्रोफेशनल्स के लिए बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप क्या 3 टॉप गोल सेट करेंगे जो उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए बाद में फायदेमंद हो जाएंगे? हाँ, देखो, सबसे पहले तो आप बैठ के अपने किसी एडवाइजर से आप बैठिए, बातें कीजिए. वो आपका रिस्क को काफी हद तक कैप्चर करेगा. फिर वो एक प्लान बनाएगा और फिर उसके बाद हमने एग्जीक्यूट करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी उसकी पीरियोडिक रिव्यू करना. एंड इन केस देयर इज एनी कोर्स करेक्शन रिक्वायर्ड, ही कैन गाइड यू फॉर दैट. ये 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. मेक अ प्लान, एग्जीक्यूट एंड पीरियोडिक रिव्यू एंड कोर्स करेक्शन. ओके, फर्स्ट क्लास. अब हम चलते हैं पंकज एक और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो है समय. सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये मानते हैं कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है. तो आप ये हमें समझाइए कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है आपके पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को, और ये कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 वगैरह, ये क्या चीजें हैं? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए. हाँ, स्लाइड्स कैन आल्सो बी शोन है. तो रूल ऑफ 72 आपको बताता है कि कितनी जल्दी या कितने टाइम में आपका पैसा डबल होता है. राइट. सपोज हम अपने इन्वेस्टमेंट पे हमको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो रूल ऑफ 72 विल टेल यू दैट 72 डिवाइडेड बाय 12 योर मनी विल गेट डबल इन 6 years. ओके. सो ये हमको एक मापने का हमारा तरीका होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट किस रेट से आगे बढ़ रहा है. अभी आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमें सबको मालूम है, जो उसमें टी होता है, टाइम. इट इज इन द पावर. राइट. सो जितना दिन हम रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को रखेंगे साथ में, तो उस एक्सपोनेंशियल रिटर्न के लिए हमें लंबे समय के लिए रहना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को लेके. अगर हम ग्राफ देखेंगे, एक मैंने ग्राफ भी बना रखा है, तो उसमें आप देखोगे शुरू के 3-4 साल लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है कंपाउंडिंग या नॉन कंपाउंडिंग. बट मोमेंट यू कंप्लीट 7-8 years, 10 years, then you see the exponential growth of your portfolio. That is the time everything is working for you. And that is what is investment, and that is what is effect of compounding. So you have to spend a lot of time with patience, with consistency in the investment journey. Okay. Like they say, finance world में that one must stay invested. है ना, चाहे वो अप्स हैं चाहे डाउन हैं, कैसे भी हैं, बट उस इन्वेस्टमेंट को आप छेड़िए मत, तभी आपको लक्ष्य आपका प्राप्त होता है. इज दैट राइट? Yes, correctly. You don't disturb. In fact, when we see that market is giving so much of return, why we are not getting those much of return? Okay. It is because we somehow disturb our plan.
We should not be doing that. That is why an advisor is must, so that he will tell you कि भाई how do you maintain course correction if required. एक्सलेंट। अच्छा, अगर हम टाइम की बात कर लें तो जितना जल्दी एक इंसान, एक यंग ऑफिसर या एक यंग प्रोफेशनल जिसकी सैलरी आनी शुरू हुई, हु हैज मनी एट हिज डिस्पोजल, जितना जल्दी वो इन्वेस्ट करना शुरू करेगा उतना ही उसके लिए बाद में जाके वो फायदेमंद होने वाला है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर एक यंग ऑफिसर है, एक दो एग्जांपल लेते हैं हम, जिसने पहले साल में मतलब एक दो महीने उसने अपनी जिंदगी का, दिल का जितना भी वो थे अरमान थे वो पूरे किए। लेट्स गिव हिम 1 ईयर, राइट? तो 1 साल के बाद में आपके जैसा कोई उसे शुभचिंतक मिला जिसने उसे गाइड किया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और उसके अगेंस्ट एक दूसरा आदमी है मेरे जैसा जिसने 5 साल के बाद जिसे होश आया कि यार हमें भी कुछ सेविंग करनी चाहिए 10 साल के बाद। तो इन दोनों में कितना फर्क पड़ेगा जब वो रिटायरमेंट एज तक पहुंचेंगे? ऐसा कुछ एग्जांपल है तो उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, यस वेरी मच। सो रूल ऑफ 72 में हमने देखा जैसे कि हम अगर 12% हम अपने इन्वेस्टमेंट में हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है CAGR, सो एवरी 6 ईयर आवर वेल्थ इज गेटिंग डबल्ड। ओके। सो अगर एक यंग ऑफिसर 21 या 22 साल में अपनी जर्नी शुरू करता है तो पूरे जर्नी के दौरान उसे 6-7 साइकिल्स या 5 साइकिल्स तो जरूर मिलते हैं अपने वेल्थ को डबल करने के लिए। ओके। इसी काम को अगर हम 5 या 6 साल लेट करेंगे तो हमें एक साइकिल हमारा कम हो जाता है। सो आप सिंपल बताता हूं मैं, अगर कोई आदमी 10,000 रुपीज पर मंथ 25 ईयर्स के लिए हर महीना वो डाल रहा है तो ही विल बी गेटिंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड 26 लाख। ओके। 10,000 रुपए पर मंथ। ओके। सेम चीज अगर एक आदमी 5 साल लेट करता है, 6 साल लेट करता है तो ही विल गेट ओनली हाफ ऑफ दैट। ओके। दैट मीन्स ही हैज लॉस्ट आउट ऑन वन कंप्लीट 6 ईयर साइकिल। राइट। सो इस साइकिल को हम जितनी जल्दी और जितने ज्यादा पैसे से स्टार्ट करें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। पंकज, काफी यंगस्टर्स जिनसे मैं मिलता हूं, और हमारी भी शायद यही सोच थी जब हम लोग यंगस्टर्स थे आज से 30-35 साल पहले, कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि अभी मेरे पास है ही क्या जिसको मैं इन्वेस्ट करूं, जब थोड़े से सब्सटैंशियल सैलरी आनी शुरू होगी, जब मेरे पास कुछ होगा असली पैसा तो मैं उससे इन्वेस्ट करूंगा। क्या ये गलत है या सही? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू शुड स्क्वीज इन। अब 1,000, 2,000, 5,000 डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिस्क, आपकी लाइबिलिटीज, किसी के पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, किसी के ब्रदर सिस्टर डिपेंड, सो डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग स्टिल यू शुड ट्राई योर लाइफस्टाइल गेट्स एडजस्टेड। सो कुछ पैसे तो आपको शुरू से ही इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, एंड एज एंड व्हेन यू गेट गुड अपॉर्चुनिटी यू गो टू फील्ड एरिया or you do well, go to UN mission or as instructor posting or wherever you get extra money, then you can further increase your investment journey. ओके, फर्स्ट क्लास। और हमें चलते चलते ये भी बताइए, हम इन्वेस्टमेंट को यहीं खत्म करते हैं इस सेगमेंट में, कि इन्वेस्टमेंट के क्या हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक यंग ऑफिसर के लिए? जब हमने अपनी फौज की जर्नी शुरू की थी तो DSOP के अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सो क्या वो DSOP ऑप्शन आज भी उतना ही कारगर है, उतना इफेक्टिव है, उतना एडवाइजेबल है जितना उस टाइम में हुआ करता था, या फिर फौज के बाहर DSOP फंड से बाहर निकल कर भी और ऑप्शंस हैं? तो वो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक यंग ऑफिसर के लिए आजकल? देखो, काफी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं आजकल एंड बेटर देन DSOP। जब हम कमीशन हुए थे तो हमें 12% रिटर्न मिलता था DSOP जी, विच हैज कम डाउन टू 7.1%, विच इज वेरी लेस। सो आज हमारे पास से म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, गोल्ड, लैंड, फ्लैट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड इज द इजीएस्ट। इट कैन स्टार्ट विद 1,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, एंड you can continue with this journey, keep increasing, and you will end up with a very good corpus by the time you retire. Okay. So हमारे समय जो एवेन्यूज थे अब उससे हमें ज्यादा मिलने लगे। एवेन्यूज हैं हमारे पास आज के दिन में। राइट। ओके पंकज, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के ऊपर, जिसे मैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान तो समझ नहीं पाया, और रिटायरमेंट के बाद जब मैं अपने रिलेटिव से मिला जो कि बिजनेसमैन है, तो वहां पे जाके मुझे कुछ समझ में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एप्रिशिएटिंग एसेट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ए डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो क्या आप हमें इसके बारे में थोड़े से विस्तार में बता सकते हैं कि क्या चीज है?
So assets can be classified into two. So some assets, they enhance your lifestyle. Okay. They give something in return. Right. So you can say good corpus in your mutual fund or shares Okay. or house or land. They always give you something more than what you have bought for. Okay. And there are some depreciating assets like all these white goods, your car, two-wheeler, they depreciate. After 5 years, 6 years, the value will become zero. Okay. So you should be very careful when you are acquiring a depreciating asset, whether you require it or not, Okay. and how much, how many. Okay. Huh? ओके 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 सो तो आप क्या एडवाइस देंगे लाइक आजकल कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे टाइम में तो व्हेन वी स्टार्टेड तो यू नो बाइंग अ साइकिल इनिशियली यूज्ड टू बी द नॉर्म अ म्यूजिक सिस्टम एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुएट करते थे एक शायद मोटरसाइकिल लेते थे एक डिसेंट सा होंडा या फिर सुजुकी या वन ऑफ दीज थिंग यामाहा 100 और उसके बाद में हम लोग वो चीजें ऐड कर सकते हैं फ्रिज ऐड कर लिया और वो ऐड कर लिया बट आजकल के जो बच्चे हैं मैं देखता हूं कि वो पहले ही 2-3 साल में दे वांट टू बाय अ गुड कार थार लेना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं तो ये क्या आई मीन इज इट एन एसेट और एक्चुअली अ लायबिलिटी ऑन देयर पार्ट No, it is a liability which Okay. they all realize after 7 years, 10 years. ओके It is peer pressure and whatever. So first 2 to 3 years, we must impress upon them that they are either in field area or they are attending a number of courses in various institutes. So that time, as it is, they are debarred from using their two-wheeler or four-wheeler. करेक्ट So there is no point. They can buy it once they are slightly stabilized in their organization. Yes, by then they would have a good corpus to pay for those depreciating assets also. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके सो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो पोस्टिंग के अलाउंस आते हैं कोर्सेज का पैसा आता है या फिर इंस्ट्रक्शनल अलाउंस आता है तो ये थोड़े थोड़े से बोनसेस मिलते हैं हर स्टेज में जैसे हम लोग करियर ग्राफ में आगे चलते जाते हैं तो उसको किस तरह से हम लोग एसेट बिल्डिंग के अंदर उसको उसका प्रयोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बारे में हमें बताएं हाँ तो you start when we are starting maybe pay is less so we cannot give full attention to all our needs retirement need और बच्चों की पढ़ाई बच्चों की शादी या white goods acquisition या retirement house whatever so you can start small ओके and when you progress as and when your pay increases आप फिर उसके अंदर allotment बढ़ा दो ओके and then you keep monitoring and then keep adjusting as per आपकी लाइफ जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है सो आपके हिसाब से जो आप एडवाइस देंगे अभी तो कौन से एसेट्स हैं जो हमें आई मीन अगर आप यू नो ऐसे ही अंदाजे से या फिर बिल्कुल एडवाइस के तौर पर हमें बताना चाहें कि यू नो सर्विस में करियर में किस किस टाइम पर क्या क्या एसेट्स खरीद लेना समझदारी का काम होगा जैसे कि आप ये बताएं कि हमें एक फ्लैट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए एक बड़े घर में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसी चीजों के बारे में हमें बताएं देखो अभी जैसे मेरे इस घर का जिसपे मैं रह रहा हूँ तो वो उसके 22 साल होने वाले हैं ओके एंड देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई कैन नाउ फील इट कि भाई पाइपलाइन पुराने हो गए इलेक्ट्रिकल सो अगर एक बच्चा एक 22-24 साल का लेफ्टिनेंट कैप्टन अगर वो घर खरीदता है बट अगले 30 इयर्स तक वो फौज में ही नौकरी कर रहा है अलग अलग जगह पे सो आफ्टर 30 इयर्स वो घर भी पुराना हो जाता है जी बिल्कुल सो देयर इज नो पॉइंट इट ओके इज बेटर टू एक्यूमुलेट अ बिगर साइज कॉर्पस ओके ताकि रिटायरमेंट के समय वो इतनी बार कंपाउंडिंग हो चुका है कि आप जहां चाहे वहां घर ले सकते हैं ओके एंड ऑल्सो इन आवर 20-30 years ऑफ जर्नी यू डोंट नो आप कहां जाके सेटल करोगे करेक्ट आपकी शादी होगी आपके प्लान चेंज हो जाएंगे जब आपके बच्चे होंगे वो बड़े होंगे वो कहां जाएंगे फिर आपका प्लान चेंज हो जाएगा सो एक घर खरीदने के पहले यू शुड से फर्स्ट स्टे विथ योर कॉर्पस फॉर 20-25 years एंड देन इंडल्ज इनटू इट ओके ओके अब हम चलते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क एनालिसिस फौज की रग रग में बसा है हर प्लानिंग का एक पार्ट होता है
तो जिसे हम फौज में कहते हैं नो योर बैटलफील्ड, नो योर एनिमी बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्लान्स टू डू एनीथिंग ऑन द बैटलफील्ड। तो इन्वेस्टमेंट के बैटलफील्ड में ये रिस्क एनालिसिस और मैनेजमेंट क्या चीज होती है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ओके, सो जब हम सेविंग करते हैं या जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जहां भी इन्वेस्ट करते हैं देयर इज सम रिस्क। वो अगर हम इक्विटी में, अगर हम बड़े शेयर्स खरीद रहे हैं अच्छी कंपनियों के, या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो उसमें मार्केट रिस्क होता है। मार्केट कभी ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो मार्केट रिस्क है। हम किसी को डेट देते हैं, जब हम बैंकों में या एनबीएफसी में अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें क्रेडिट रिस्क होता है, बैंक फेल हो सकता है। तो हम 10 लाख 20 लाख का भी एफडी कर दे, लेकिन वो केवल 5 लाख का इंश्योर्ड होता है, सो दैट इज क्रेडिट रिस्क। देन लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपने जमीन खरीद लिया 1 करोड़ का, लेकिन आपको 1 साल 2 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए किसी काम के लिए, तो आप 1 करोड़ की जमीन नहीं बेचोगे। और बेचोगे भी तो वो 1 दिन में नहीं बिकेगा, 6 महीने 1 साल लग जाएंगे। सो लिक्विडिटी रिस्क इज देयर। सो इस तरह के बहुत सारे रिस्क है। तो एक एडवाइजर आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा कि आपको किस एसेट में रहना चाहिए, और कब कौन सी इमरजेंसी आती है, रिक्वायरमेंट आता है, तो कहाँ से पैसे निकालने हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमको अपना रिस्क असेसमेंट अच्छे से करना चाहिए एट ऑल स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। ओके, व्हेन वी आर यंग वी कैन टेक मोर रिस्क, व्हेन वी आर मिडिल एजेड आवर रिस्क विल रिड्यूस। ओके, तो हम इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है मेरा अगला कि एक 25 साल के एक लेफ्टिनेंट या कैप्टन और एक 45 साल के कर्नल, इन दोनों की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क होना चाहिए एज फार एज देयर रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड? करेक्ट। सो एक 25 साल का जो ऑफिसर है, अभी वो उसके पास 30 ईयर्स और है नौकरी करने के लिए, वो यंग है, तो उसकी इक्विटी की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है। वो अपने पैसे पे ज्यादा रिस्क ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि उसको बहुत अच्छा रिटर्न हो जाए। लेकिन वही ऑफिसर या कोई और जो अब अपने 45 इयर्स पहुंच गया है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो शादीशुदा होगा, उसके 1 या 2 बच्चे होंगे, बच्चों की अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दिस इज द टाइम ऑफिसर हैज मैक्सिमम लायबिलिटी बच्चों की पढ़ाने के लिए, बच्चों को सेटल कराना, खुद का सेटल कराना। सो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। सो उसी तरह उसकी इक्विटी की परसेंटेज भी हमें कम करनी चाहिए। हाँ, अब जिसके पास अभी भी मान लो सोर्स ऑफ इनकम है, इन एडिशन टू पेंशन योर रेंटल सोर्स ऑफ इनकम इज देयर, एनी अदर, सो आप अब जनरेशनल वेल्थ की तरफ जा रहे हैं। आप अगेन ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए। सो दैट इज द डिफरेंस एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। यू विल हैव टू कैरी आउट योर रिस्क असेसमेंट। Pankaj, there is something called as risk balancing also. ये कैसी होती है? क्या ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग रिस्क बैलेंसिंग होती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, रिस्क बैलेंसिंग क्या हुआ कि अगर आपने किसी एक जगह ज्यादा रिस्क वाला ले लिया, तो दूसरे जगह थोड़े कम रिस्क लेने चाहिए, ताकि ओवरऑल अगर थिंग्स गो रॉन्ग, सो हमारे पूरे पैसे एक जगह खत्म ना हो जाए। अगर हमने इक्विटी बढ़ा लिया, हमें अच्छा रिटर्न मिल गया, अब हमें थोड़ा रिस्क कम कर देना चाहिए। मे बी हमें डीएसओपी थोड़े दिन के लिए बढ़ा देना चाहिए। डीएसओपी में अच्छे पैसे हो गए तो हमें फिर से रिस्क बढ़ाना चाहिए। सो ये रिस्क बैलेंस करते रहना चाहिए एट ऑल फेजेस ऑफ योर जर्नी। ओके, पंकज, आपके जो आपकी टीचिंग्स हैं, जिस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं, उसके मुताबिक आपका एक क्वाड्रेंट है, ट्रांजिशन क्वाड्रेंट यू कॉल इट, एम्प्लॉय का इन्वेस्टर जर्नी। और उस क्वाड्रेंट्स ऑफ इनकम में देयर आर 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स है। एक है आई थिंक एम्प्लॉय, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक है बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे क्या चीज है, और हम अपने आप को किस क्वाड्रेंट में सिचुएट कर सकते हैं? करेक्ट। सो जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हम क्या एम्प्लॉय कैटेगरी में है। कुछ लोग हमारे आपके जैसे हैं, जब हम अपना काम कर रहे हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। राइट। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो बिजनेस में आ जाएंगे। राइट। देन एक ग्रुप है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको पैसे पे काम दूसरे बड़े लोग कर रहे होते हैं। अगर मैंने कुछ पैसे टाटा की कंपनी में लगाए, तो टाटा हमारे पैसे पे काम कर रहा है और हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है। राइट। तो हम चाहे एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस हो, हम सब इन्वेस्टर बन सकते हैं, एक छोटे लेवल से या आगे जाके एक बड़े लेवल के इन्वेस्टर।
सो एम्प्लॉय को भी कुछ पैसा अपना इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, ताकि बड़े लोग आपके पैसे में काम कर सके, 24 घंटे काम कर सके, 24/7. Okay. So that is the difference of that is the meaning of that quadrant that I had said. Okay. So investment is the route to मतलब move from the employee quadrant to the investor quadrant. That is what you're saying? Yes. Yes. Why not? आप एम्प्लॉयर हैं, आप अच्छे से काम कीजिए ताकि आपको अच्छे पैसे मिले, अच्छे प्रमोशन मिले, आपको ज्यादा पैसे मिले, और आप ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट में डालें और आपका अच्छे से कंपाउंडिंग हो, ज्यादा बड़े आपके कॉर्पस बने. Okay. That is the मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेंट. अंडरस्टूड. पंकज, हम लोग फौज में रह के, और मैं इसे एक्चुअली ये एपिसोड सिर्फ फौजियों के लिए नहीं है, उन यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया है. और जैसे हम अपने सीनियर ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं या मिड सीनियर ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही डायरेक्टर लेवल या सीईओ लेवल, सीएक्सओ लेवल, सबके लिए ये है. सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से हर स्टेज में, एक यंग ऑफिसर, यंग प्रोफेशनल की स्टेज, एक मिड लेवल में, या एक एग्जिटिंग सीनियर ऑफिसर के स्टेज में, इसका मतलब अलग अलग होता है. तो ये आप हमें समझा सकते हैं, ये मतलब क्या होता है? हर स्टेज में इसका अलग अलग डेफिनेशन क्यों है? करेक्ट. तो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक नॉर्मल हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, ताकि हमारे पास टाइम का फ्रीडम होना चाहिए. अगर आज हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस खर्चों को पूरा कर सकते हैं. हमें उन खर्चों को पूरा करने के लिए अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारी हॉबी है. हमारे कुछ दोस्त लोग दिन भर गोल्फ खेलते हैं, कुछ लोग दिन भर अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर से घूम रहे होते हैं पूरे देश में, विदेश में. तो ये जो काम करने का फ्रीडम है, दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम. बट ये ऐसे नहीं मिलता है. इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और एक बड़ा कॉर्पस बनाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू. देन ओनली वी कैन डू दैट. Absolutely, I agree with you. Absolutely. Okay. अब हम अपने जैसे लोगों की बात करते हैं. So या फिर जो लोग उस कगार पे हैं कि रिटायरमेंट उन्हें now it's staring them at their faces, in their faces rather. So रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? और आपने आपकी जो टीचिंग है उसमें आप बताते हैं कि इट इज समथिंग लाइक ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, जिसमें आप SWP और पोस्ट रिटायरमेंट कॉस्ट रियलिटीज के बारे में काफी उसको महत्व देते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला फाइनेंशियल शॉक क्या होता है एक आम ऑफिसर्स के लिए हु आर नॉट वेरी फाइनेंशियली अवेयर. करेक्ट. तो सबसे पहले ना हम फौजी लोग बड़े भोले भाले से होते हैं, तो हमें एक्चुअल चीजें नहीं मालूम चलती है जब तक हम सिविल लाइफ में वापस नहीं आते हैं. तो रिटायरमेंट के पहले जो भी मैं ऑफिसर से मिलता हूँ हु इज अबाउट टू रिटायर, आई टेल देम टू फर्स्ट मेक आउट देयर एक्सपेंसेस दैट विल बी देयर वंस दे रिटायर फ्रॉम द सर्विस. Okay. फौज में जब हम रहते हैं या कोई भी सर्विस में रहते हैं, तो हमें बड़े सारे पर्क्स मिले होते हैं. हमें क्वार्टर मिलता है जो बहुत कम पैसे हमारे कटते हैं. हमें पानी मिल सकता है, हमें गाड़ियां मिल जाती है, कोई स्टेशन ला रहा है, कोई एयरपोर्ट ला रहा है. तो इस तरह से छोटी छोटी हमारे राशन आर्मी में, फौज में फ्री है. तो ये छोटी छोटी पर्क्स होते हैं विच विल स्टॉप द डे वी रिटायर. एंड इन सबका एक इकोनॉमिकल वैल्यू है. तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जिसकी हमें आदत पड़ी है, तो उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. Okay. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें पेंशन मिलेगा, पेंशन इज गुड, बट वो पेंशन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या पता थोड़ा कम पड़ सकता है. Okay. Okay. और खास के अगर हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे नहीं हुए हैं, हमारे बच्चे फुल्ली सेटल नहीं है, अभी भी हमारे पे डिपेंडेंट हैं, तो हमें जो हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है और जो अभी तक हमने पैसे जमा किए हैं, उसके हम SWP या उससे हम थोड़े थोड़े पैसे हर महीने निकाल सकते हैं, ताकि हमारी लाइफस्टाइल फंडिंग हो सके और हम अपने टाइम का अपने हिसाब से उसको यूज कर सके. सो जो SWP होता है, नॉर्मली हम प्लान करते हैं कि आपके कॉर्पस का 0.5% होना चाहिए हर महीने का. Okay. अगर हम वैसा करते हैं तो हमारा कॉर्पस कभी खत्म नहीं होता है, और वो भी स्लो स्पीड से बल्कि बढ़ते रहता है. Okay. तो जब वो बढ़ता है तो हमारे इन्फ्लेशन को भी वो फैक्टर करता है. हर साल 2 साल जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमारे खर्चे घूमने फिरने में या ओल्ड एज के लिए बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे जो कॉर्पस है जिससे हम थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहे हैं, तो उसको हम फिर इंक्रीज कर सकते हैं, SWP को रीएडजस्ट कर सकते हैं,
ताकि हमारी लाइफस्टाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके ओके ओके। पंकज, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और मुझे काफी जानकारी मिली जो मुझे पूरे अपने सर्विस करियर में नहीं पता था। और मेरी एक ही एक विश है कि मैं आपसे 35 या 40 साल पहले मिला होता तो शायद मेरा फाइनेंशियल स्टेटस आज कुछ और ही होता। और ये प्रोग्राम बहुत थैंक ही यू। फायदेमंद होने वाला है हम सब के लिए, खास तौर पर यंग ऑफिसर्स के लिए, और मिडिल रैंक ऑफिसर्स, एंड ऑफ कोर्स ऑफिसर्स हु आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा, उससे पहले वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग राउंड फॉर यू पंकज। इट्स कॉल्ड टिप्सीज 10, एक रैपिड फायर क्वेश्चन है जिसमें फन ऑफ फाइनेंस का और विजडम का थोड़ा सा मिक्स है। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा जिसके आपने मुझे बहुत जल्दी से ही और छोटे छोटे से आपने जवाब देने। आर यू रेडी? Yes, please. All right, all right. The first I'll one try. coming your way. Spend first or save first? What do you advise? Save and invest first. Okay. Second one, mutual fund or fixed deposit? What's your choice? Mutual fund. Okay. Car in the first 3 years of service? Yes or no? Asset or liability? We should avoid in first 3 years service. Biggest money mistake that young officers and young professionals make these days? Biggest money mistake is getting into peer pressure and spending without planning. Okay. They must attain a via media between investment and spending. Okay, nicely. Okay, the next one, risk. Avoid या manage, क्या करना चाहिए? Manage. Risk is there everywhere. You have to manage it. Okay, so manage से पहले, I think the first step should be analyze and then manage, right? Correct. Of course, risk assessment and then manage. Excellent. Okay, the next one, retirement planning starts at what age, according to you? Oh, I will say at the earliest. You see, especially in defense, we are serving for a very smaller period vis-a-vis a civilian counterpart. Yes. A colonel is serving up to 54 and so on. And Jawan, JCO, they are serving still less. So it must start at the earliest. Okay, all right. Next one, cash or digital? What do you prefer? Digital. Okay. Property एक इमोशन है या एक इन्वेस्टमेंट है? It is actually both. So you should first discuss it properly with your advisor and then only indulge. Excellent. Property is always a good asset. It is, but you should not get burdened by it. Okay. Then your corpus will be very small if you get into property early. Understood. Okay. Next question about insurance. Term insurance आपके हिसाब से एक expense है या necessity? It is a necessity. Term insurance हम सबके पास होना चाहिए. In defense, we have something known as AGIM, group insurance. However, हो सकता है आपकी जिम्मेवारी ज्यादा हो तो ये टर्म इंश्योरेंस आपके लिए कम हो. आप एडवाइजर के साथ बैठिए, अगर जरूरत हो तो एक नॉर्मल सा टर्म इंश्योरेंस लीजिए. इट इज अ मस्ट. एक्सीलेंट. ओके, अभी हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आते हैं. वन लाइन मैसेज फॉर एवरी यंग प्रोफेशनल्स वॉलेट. उनके वॉलेट के लिए आपके क्या सजेशन होगा, मैसेज होगा? You dream big, make a big and bigger corpus and enjoy your life. बहुत बढ़िया. पक्का जाते जाते इस एपिसोड को हम यहाँ खत्म करते हैं. और जिस तरह से आपने हमें अंडरस्टैंडिंग दी है, मेरे दिमाग में ऑलरेडी फ्यूचर एपिसोड्स की एक रूपरेखा सी बन गई है, जिसमें हम ऑफिसर्स के अलावा जवानों के भी कंसर्न्स को आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे. और आज हमने बहुत एक ढांचे के स्केलेटल तौर पर आपसे बात की है. मैं चाहूंगा कि हम हर विषय में थोड़ा गहराई से आपके साथ में बैठकर और आपसे उस विषय में ज्यादा जानकारी ले सकें. सो इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा हमारे आगे आने वाले सेशंस के लिए, एपिसोड्स के लिए. और ये सबके लिए ये जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, शक और शुबा है, उसे आप हमारे साथ शेयर कीजिए. यूट्यूब में कमेंट्स में जाकर इसको अपने कमेंट्स में लिखिए, ताकि हम उनको अपने अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में शामिल कर सकें. पंकज, अगर आज
जाते जाते आप एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहेंगे यंग प्रोफेशनल्स को या ऑफिसर्स को, उनको अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, तो वो क्या होंगे? या कुछ आप उन्हें रूल्स देना चाहेंगे या कुछ मशवरा सलाह देना चाहेंगे? ये हमें बताइए। All young officers should at least invest 40 to 50% in their first 3 years service. अगर पहले 3 साल उन्होंने कर दिया, उसके बाद वो थोड़ा कम भी करेंगे, तो वो 8 to 10 years, 7 to 10 years के बीच में they will hit a magic figure of 1 CR. Okay. And then every 4-5 years it will get double of its own. Compounding will do it. So chalk out a plan, execute, do periodic review and course correction. ये छोटा सा मैसेज है सभी यंग ऑफिसर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच पंकज, एंड आपने यहाँ पर आकर अपने बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीजों से हमें रूबरू कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यंग ऑफिसर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिसर्स, प्रोफेशनल्स, मिडिल रैंक ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सबको आपकी बातों से बहुत फायदा पहुंचा होगा और हम आपको आमंत्रित करेंगे हमारे अगले आने वाले एपिसोड्स में, जिसमें कि हम इन विषयों के ऊपर और ज्यादा विस्तार से आपसे जानकारी ले सकेंगे। सो आपका टिप्सी टॉक्स, मनी टॉक्स शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड इवनिंग। आज की एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन के बाद में मुझे 3 मुख्य टेकअवेज नजर आते हैं यंग ऑफिसर्स के लिए और हम सब के लिए। पहला, स्टार्ट अर्ली, स्मॉल अमाउंट्स क्रिएट बिग फ्यूचर्स। Compounding is your secret weapon. Every delay that you make will cost you dearly on this wealth battlefield. Number 2, protect before you progress. Emergency fund के साथ में बेसिक इंश्योरेंस मिलाकर यही आपका फाइनेंशियल बुलेट प्रूफ जैकेट है। Risks can be planned, should be planned. They should not be accidental. Number 3, lifestyle should not outrank savings. प्रमोशन से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। गाड़ी, गैरेट्स, EMI सब ठीक, बट ओनली आफ्टर योर मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर इटसेल्फ। यूनिफॉर्म और कॉर्पोरेट पोजीशन हमें एक आइडेंटिटी देती है। आज हमने ये सीखा कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, प्रोटेक्ट और ग्रो करने की जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अगर आज का ये सेशन आपकी वॉलेट को थोड़ा सा भी स्मार्ट बनाने में काम आया हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कोर्समेट्स, यूनिट मेट्स और हर उस जवान तक पहुंचाइए जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर रहा है। टिप्सी टॉक्स पर हम ऐसे ही रियल और रेलेवेंट कॉन्वर्सेशंस लाएंगे जो आपका ज़हन ही नहीं, भविष्य भी स्ट्रांग बनाएंगे। Until next time, stay invested, stay financially aware, and as always, stay थोड़ा सा tipsy. जय हिंद।